नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। साथियों, पिछले साल 2025 में स्टॉक मार्केट का जो हाल रहा, उसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपको अपने घर परिवार में सुनते हुए मिला होगा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से रिस्क बढ़ता है, तो नए निवेशकों को घर में समझाइश दी गई कि देखो बेटा, स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यह बात कहीं ना कहीं पिछले साल जाकर के ऐसा लगा कि हमारे घर वालों की बातें सामान्यतया जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो अक्सर अपने बच्चों को शेयर बाजार से ये कहकर डराते हैं कि ये तो जुआ है, ये तो सट्टा है, उनकी बातें लोगों को लगा कि यार बेचारे सही कहते थे, हम सुनते नहीं थे। पेरेंट्स जिन्होंने हमें इतनी शिक्षाएं दी, हमने उनको कभी इग्नोर कर दिया था, कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गई। देखो, कई बार ऐसा होता है कि उनकी बात भी सही निकलती है। ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट ने पिछले साल जैसा वो रिटर्न देता आ रहा था वैसा नहीं दिया। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम ओवरऑल मेजर करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को, कि बाजार इतना परसेंट एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है। लेकिन आप सेंसेक्स और निफ्टी में स्टॉक थोड़ी ले रहे होते हैं। निफ्टी का तो अभी एनएसई, निफ्टी का और सेंसेक्स में ही तो आप थोड़ी ना ट्रेड कर रहे होते हैं। आप तो उसके अंदर घुसे हुए जितने भी कंपनी के स्टॉक्स हैं उनमें निवेश कर रहे होते हैं। और आपने जो स्टॉक लिया वो उठेगा या नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा। आप आईटी का स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं कि रियलिटी का लेकर बैठे हुए हैं, कि आप किस तरह का स्टॉक, आप बैंक का स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं। बढ़िया, अगर किसी ने बैंक के स्टॉक लिए थे तो बढ़िया रिटर्न भी देखे होंगे। आईटी का देखे होंगे तो पनिशमेंट भी लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार में जब कोई देखकर बिल्कुल पिक्चर बताता है, तो ये बिल्कुल वैसे जैसे यूपीएससी का रिजल्ट हर साल आता है, हर साल इतने बच्चे आईएएस बनते हैं। लेकिन कौन ये बताए कि साहब पिछली बार जितने लोग तैयारी कर रहे थे, जितनों का पिछली बार प्री क्लियर हुआ था, उतनों का इस बार नहीं हुआ। या फिर जिन जिन का पिछली बार प्री हुआ था उनका इस बार प्री भी नहीं हुआ। या जिनका लास्ट ईयर मेंस हो गया था उनका इस बार प्री भी नहीं हुआ। ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वाली बात है। आज हम चर्चा ये क्यों कर रहे हैं? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घूमते घुमाते एक बात हम तक भी पहुंच गई, और पहुंचने वाली बात ये थी कि सर इससे अच्छा तो एफडी ही होता है, फिक्स डिपॉजिट ही होता है। आज हम इस बात के ऊपर सारे तर्क रखने वाले हैं। क्या वाकई में स्टॉक मार्केट निवेश और फिक्स डिपॉजिट कराने में एफडी सुरक्षित के साथ साथ क्या बेस्ट रिटर्न भी देती है? इस बात को बताने के लिए हम कुछ तथ्य रखेंगे, कुछ मार्केट रिपोर्ट्स रखेंगे, कुछ न्यूज़ रखेंगे, रेफरेंसेस रखेंगे। हम इन्वेस्टमेंट का आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आप जाइए एफडी करा लीजिए, कि आप जाइए आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर लीजिए या फिर कहीं क्रिप्टो में कर लीजिए। हम आपके सामने एक एनालिसिस रख रहे हैं। आप भी अगर इससे वास्ता रखते हो तो सेशन के एंड में थम्स अप कर दीजिएगा और किसी से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ इसके साथ साथ ये बात रिलेटेबल है, मुझे कुछ लगता है कि इसमें ऐड करना है, तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए एक चर्चा करते हैं। चर्चा ये है कि वर्ष 2025 की जुलाई तक भारत के बाजार में एक मार्केट की न्यूज़ थी कि भारत फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग के लिए मार्केट कैप के हिसाब से बाजार भी बना हुआ है। बाजार का वर्ल्ड में शेयर 4% के आसपास है। 2025 के अंत तक जब हम पहुंचे, ट्रंप का इफेक्ट पूरी तरह व्याप्त हुआ, बाजार गिरना शुरू हुआ। 2026 की शुरुआत भी कोई खासी अच्छी नहीं रही। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट के और ऑप्शंस पर आपने देखा होगा लोगों का बहुत ध्यान गया है। आपने इन दिनों अगर देखा हो तो गोल्ड और सिल्वर पर लोगों ने खूब इन्वेस्टमेंट मारा है। अपने तो कई सेशंस में हमने डेट वाइज दिखाया है कि भाई इस दिन सिल्वर इतना था, आज सिल्वर इतना है। कल ही अपने एक सिल्वर पर सेशन किया था, उसमें हमने देखा था कि सिल्वर कहां से कहां पहुंच गया। तो लोगों ने क्या किया कि जब स्टॉक मार्केट के साथ साथ दिक्कतें शुरू हुई, यानी कि स्टॉक मार्केट में, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लें कि स्टॉक मार्केट में दिक्कत आती क्यों है। पहले मतलब इसका आंसर कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ और बातों को कर लेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट में कंपनियां डील कर रही होती हैं। कंपनियां मतलब तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट्स लेकर के बाजार में कंपनियां बैठी हैं, जिन्हें माल बेचना है, डिमांड सप्लाई पर काम करना है, उनके स्टॉक लिस्टेड हैं, है ना। या तो डिमांड सप्लाई में सर्विस दे रही हैं, गुड्स दे रही हैं। ऐसे में बाजार में अगर डिमांड पिट रही है या सप्लाई हिट हो रही है, दोनों में से कोई सी भी चीज किसी भी रिवर्स डायरेक्शन में अपनी अपेक्षा से परे चलने लग जाए, डिमांड घटने लग जाए, सप्लाई बढ़ने लग जाए, तो ये बाजार गिराने वाले फीचर बन जाते हैं। और ऐसा डोमेस्टिक तरीके से हो रहा है या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो बाजार पर ग्लोबलाइज घटनाओं का भी असर पड़ने लग जाता है। अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है तो ग्लोबलाइज घटनाओं का, जैसे ट्रंप ने यूक्रेन के कारण रशिया से तेल खरीदने पर बैन किया। अब बैन किया तो इंडिया के ऑयल स्टॉक नीचे आ गए। सेम उसी तरह से भारत ने ईओ के साथ ट्रेड करने की बात की, हो सकता है जो कंपनियां हिट हो वो ऊपर चढ़ जाएं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि स्टॉक के अंदर एक जो कॉमन सेंस डिराइव होता है वो ये कि बाजार हमेशा इस बात को पहले से ही देख रहा होता है कि हाँ भाई, हमारा डिमांड सप्लाई किस तरह से प्रभावित होगा।
डिमांड सप्लाई प्रभावित होगा, कई नीतियों से भी होता है। जैसे आपने देखा कि ट्रंप की कोई नीति आई थी, उठा करके असर देख लिया कि टैरिफ लगाएंगे इंडिया पर। टैरिफ लगाएंगे तो जो माल बनाने वाली कंपनियां थी देश से, जो एक्सपोर्ट करने वाली थी, उनको चिंता हो गई कि यार हमारा माल कैसे बिकेगा। तो ये सब फैक्टर्स एक साथ हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनियों पर दिखने लगते हैं। लेकिन सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, क्रिप्टो हुआ, हमारी बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हुए, ये वो तरीके हैं जो कि डिमांड सप्लाई से हिट तो होते हैं, लेकिन ये इमीडिएट हिट नहीं होते, या तो लॉन्ग रन में जाके असर पड़ता है। या फिर ये कहिए कि जब जब बाजार के अंदर स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर के भाव ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तब लोग सुरक्षित निवेश के साधनों की तरफ भागने लगते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में, मतलब पीपीएफ में फंड डालना, पेंशन स्कीम में फंड डालना, म्यूचुअल फंड्स में, मतलब ये तमाम प्रकार के फंड्स या स्कीम्स जिनमें लोग निवेश करने भागते हैं। ये लगभग निवेश के तरीके हैं। इनमें से कोई गोल्ड में भाग रहा है, कोई स्टॉक में, कोई रियल एस्टेट में, कहीं ना कोई निवेश कर रहा होता है। लेकिन इनमें से इस पूरे, ये जो जाइंट व्हील आपको दिख रहा है, इसमें से जो भी निवेश का ऑप्शन प्रभावित होता है, दूसरा ऑप्शन की तरफ आदमी भागने लगता है कि चलो दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे स्टॉक प्रभावित हुए मान लीजिए, तो लोग गोल्ड में भागे, रियल एस्टेट में भागे, गोल्ड में भागे, क्रिप्टो में भागे। या फिर जो थोड़े से उम्र दराज लोग हैं, जिनको लगता है कि अब भैया अपन रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, पता चले स्टॉक कल गिर गया, अपन गिर जाएंगे, तो ऐसे में फिर वो थोड़े सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं कि चलो यार पीपीएफ करा लेते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम करा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। एक इन्वेस्टमेंट को लेकर के थॉट डेवलप कर ली जाती है कि सुरक्षित खेलना है या सेफ खेल, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ करके खेलना है। दोनों प्रकार के खेल खेलने के लिए बाजार में लोग उपस्थित होते हैं। आज की चर्चा एक एनालिसिस बेस्ड है, और वो एनालिसिस ये कि निफ्टी 50 ने 2014 से लेकर के 24 तक का एक अगर हम एवरेज आउट निकालें तो एनुअल रिपोर्ट रिटर्न जो है 14% का दिया। वहीं सेंसेक्स ने 12.5% के आसपास 13% का रिटर्न दिया। लेकिन 2025 में यही रिटर्न गिर करके नीचे आया। कारण महाराज बने। महाराज के कारण बाजार नीचे गिरते हुए दिखाई दिए, हेडलाइंस बनने लगी। हेडलाइंस ऐसे बनी कि भारत का जो शेयर बाजार है ना, इक्विटी बाजार जो है, वो मतलब फर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से निकल कर आ गया कि यार स्टॉक उठ ही नहीं रहा है। और उसके पीछे का बड़ा रीजन ये नहीं था कंपनियां बेहतर नहीं कर रही है, बाजार बेहतर नहीं कर रहा है, वो तो सब कारण थे ही थे। रुपया भी पिटा पड़ा है, डॉलर के मुकाबले रुपया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर आप न्यूज देखें, तो वर्स्ट परफॉर्मर इन डॉलर टर्म्स, इंडिया वर्ल्ड की वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से एक हो गया था स्टॉक मार्केट के अंदर। हालांकि अगर हम इंडियन करेंसी में बात कर रहे हैं, तो इंडिया के मार्केट के हिसाब से 10% 12% का रिटर्न दे रहा था। लेकिन पैसे की वैल्यू भी तो गिरती जा रही थी ना, रुपए की वैल्यू भी तो गिर रही थी। रुपए की वैल्यू गिर रही थी, तो आप रुपए से रुपए कंपेयर करके बता रहे हैं कि इतना मार्केट चढ़ रहा है, लेकिन डॉलर सेंस में अगर आप बात करेंगे तो वो मार्केट तुलनात्मक रूप से जितना दुनिया के और देशों के अंदर बाजार बढ़ा था, हांगकांग 38.3% बढ़ा, साउथ कोरिया 48% बढ़ा, और हम लोग डॉलर टर्म्स में 4.9% बढ़े थे। जुलाई, ये अक्टूबर 2025 तक की रिपोर्ट है ना। निफ्टी 50 ने 10.5% का इंडियन करेंसी में रिटर्न दिया था, सेंसेक्स ने 9% का रिटर्न दिया था। और जब इतना कम रिटर्न आ रहा हो, इतनी सारी टेंशन आ रही हो, तो लोगों के दिमाग में एक कॉमन सेंस डिराइव होने लगता है कि सेफर साइड चलते हैं। वहीं से गोल्ड और सिल्वर की तरफ लोग निकल के गए थे। ऐसे में ही एक और इन्वेस्टमेंट का विकल्प चर्चा में आया, और वो है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। फिक्स डिपॉजिट की बातें क्यों निकल कर आई? क्योंकि बाजार में से निवेशकों ने अपने पैसे बाजार के परफॉर्मेंस को बिगड़ते देखते हुए निकालने शुरू किए, और कन्वेंशनल रूट्स की तरफ, जब जब कोर्स करेक्शन होता है, लोग लौट करके बैक टू रूट्स आते हैं। रूट्स आते हैं तो चर्चाएं होना शुरू हुई कि यार 9% के आसपास अगर सेंसेक्स रिटर्न दे रहा है, 8% तक तो एफडी भी रिटर्न दे देती है, और 8 से ज्यादा, 8% क्लेम करने वाली एफडी 8% से ज्यादा रिटर्न देकर जाती है। बोले क्यों? बोले उसमें कंपाउंडिंग होती है। जनरली ये बैंक्स बोलती नहीं है, अनाउंसमेंट्स में वो एनुअल रिटर्न दिखाती हैं, लेकिन भारत के अंदर जितनी भी बैंकें हैं, वो एफडी के अंदर क्वार्टरली कंपाउंडिंग करती हैं। 3 महीने का जो ब्याज बना, उसको मूलधन में जोड़कर फिर से उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट होता है। फिर अगले 3 महीने तक का ब्याज जुड़ा, फिर जो मूलधन बनकर के मिश्र धन बन गया कंपाउंड के लिए, उसके ऊपर फिर से टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से 8% एनुअल बोलने वाली जो बैंक्स होती हैं, वो भी 8% से ऊपर का रिटर्न देती हैं। वहीं बाजार जो है वो हमेशा आपको थकाए रहता है। तो एक चर्चा छिड़ना शुरू हुई, और उसी चर्चा को आज मैं आपके सामने एफडी के रूप में रख रहा हूं 2026 के अंदर, कि साहब क्या हम फिक्स डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। यहां पर यह तर्क नहीं हो रहा है कि आप स्टॉक में निवेश ना करें, कि आप गोल्ड में निवेश ना करें, कि आप क्रिप्टो में निवेश ना करें, कि आप जमीन में निवेश ना करें। आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में एफडी भी अगर एक विकल्प है, तो उसके बारे में क्या सकारात्मक बातें हैं और क्या नकारात्मक बातें हैं, उनका जिक्र आज के सेशन में हम कर रहे हैं।
कल की ही बात है, जैसे चांदी का ईटीएफ 24% गिरा था, जबकि इसके ऊपर हमने डिटेल सेशन किया था कि ये केवल खेले खेले में बिगड़ गया था क्योंकि वॉलेटिलिटी घुस गई थी। वॉलेटिलिटी क्यों आई थी उसके पीछे कल हमने डिटेल सेशन किया है। एफडी अक्सर जब आप सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से, जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट की बातें बताने वाले लोग हैं, उनसे जब आप सुनते हैं तो वो आपको कहते हैं कि देख भाई, बैंक ने आपको कह रखा है कि इतना परसेंट आपको हम फिक्स रिटर्न देंगे आपके धन का। अगर 100 रुपए हमको लगाकर दे रहे हो, 8 रुपया और हमको दे दोगे, 8% ब्याज हम तुम्हें देंगे, तो आपको हम 108 रुपया लौटा के देंगे। बैंक ये 8% कहां से कमाती है? ये बैंक का हेडेक है। बैंकिंग असल में है क्या ना, ए से लेकर के बी तक पैसा एक्सचेंज करना। मतलब आपने अगर बैंक को एक घर की तरह समझा, एक व्यक्ति की तरह भी अगर आप समझते हैं, तो वो ए का पैसा जमा करता है और बी को पैसा उधार देता है। ए का पैसा जब जमा करता है एक्स अमाउंट पर, तो बी को पैसा उधार देता है एक्स प्लस समथिंग पर। मतलब अगर 8% बैंक आपको रिटर्न देने की बात कर रहा है, तो वो दूसरे वाले व्यक्ति से, जिसे वो लोन दे रहा है, उससे हो सकता है 12% वसूल रहा हो। आपके पैसे को घुमाने की एक संस्था है बैंक। बैंक की सबसे बड़ी टेंशन ही ये है। पैसा घुमाने की जो यूनिट बना हुआ है ना बैंक, असल में बैंकिंग पहले यही होती थी। आजकल तो बैंकिंग के नाम पर इंश्योरेंस बिक रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बिक रहे हैं, सब कुछ ही बिक रहा है बैंकिंग के अलावा। बैंक तो आजकल आप एटीएम से करके, यूपीआई से करके निकल ले रहे हैं। एटीएम भी लगभग अब तो बंद से ही दिखने लगे हैं। लेकिन आप लोगों ने बैंक को अगर सही में समझा हो कि बैंक की कमाई पहले तक क्या हुआ करती थी, जब तक बैंकर्स आपको फिक्स डिपॉजिट के अलावा म्यूचुअल फंड बेचना नहीं चाहते थे या फिर इंश्योरेंस बेचना नहीं चाहते थे, तब तक क्या होता था? तब तक होता यह था कि आप बैंक में अपना पैसा जमा कराने जाते थे और जरूरतमंद व्यक्ति अपने पैसा, आप जो जमा पैसा है आपका, उस आधार पर उस बैंक से लोन मांगने आता था। लेकिन दोनों को ही यह नहीं पता होता था कि राम का पैसा श्याम ने लिया है। बैंक बीच में गारंटर बन के बैठता था कि चिंता मत करो राम, तुम्हें पैसे की जब जरूरत होगी तो मैं श्याम से मांगने नहीं जाऊंगा कि लाओ श्याम पैसा दो, मैं तुम्हें पैसा तुरंत लौटाऊंगा, तुम चिंता मत करना। यहीं पर खेल बिगड़ जाता था कई बार कुछ बैंकों का। कुछ बैंक फेल भी मार जाती थी। बैंक फेल मार जाती थी से क्या मतलब है? भाई मान लीजिए कि राम की तरह राम के 10 मित्र, 100 मित्र, 1000 मित्र आए थे पैसा जमा कराने, 1000 मित्रों ने पैसा जमा कराया, और ऐसे शाम के साथ में शाम के 1000 मित्र आए पैसा उधार लेने के लिए। लेकिन यहां 1000+100 आ गए उधार लेने के लिए। 1000+100 आए तो या तो बैंक ने ब्याज बढ़ा दिया, 1000 तक तो मेंटेन कर गई बैंक, लेकिन 1000 के आधार पर अगर 1000 को ही लोन दिया होता, लेकिन गलती से राम के साथ आए हुए सारे मित्र अपना पैसा एक बार में मांगने चले आते, तो बैंक तो खेला खेल ब्याज पर रही थी। आपको 12% पर दे रही थी, 8% इनको दे रही थी, इस तरह से 4% मार्जिन पर खेल रही थी। लेकिन एक साथ राम के सारे साथी पैसा मांगने चले आए, और ऐसा हमारे देश में बहुत सारी बैंकों के साथ हुआ है। एक बार किसी बैंक की यह खबर उड़ जाए कि यह बैंक फेल मार गई, वो फेल मारना ही क्या है, आपको पैसा नहीं दे पा रही, आप पैसा निकालने जा रहे हैं, अकाउंट से पैसा ही नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? जब अंदर घुस रहे हैं पता चल रहा है कि साहब फंड ही नहीं है। फंड क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने तो उधार दे दिया दूसरों को। उधार दे दिया तो वहीं से ही फिर लोगों में पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट होता है, बैंक हाथ खड़े कर दिया, हम सॉरी नहीं दे पाएंगे। क्यों? जिनको उधार दिया था वो लौटा नहीं रहे। आम जनता बेचारी लौटा देती है, लेकिन माल्या जैसे भगोड़ा का क्या करोगे आप? तो जो लोग पैसा लेकर भाग गए, वो उनको भी तो बैंक ने ही लोन दिया था। तो बैंक ने जिनको लोन दिया वो इतना मोटा पैसा लेकर चले गए। बैंक इंतजार कर रही है कि पैसा लौटेगा, पैसा लौट कर नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो निवेशक था वो बैठा हुआ है, तो बैंक फेल मार जाती है। तो बैंक को फेल मारने पर सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में जो बना वो ये कि यार जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट कभी वापस मिलेगा या फिर गया? इसके लिए आरबीआई ने बकायदा एक इंश्योरेंस का प्रोविजन किया, और वो इंश्योरेंस का प्रोविजन ये था, आपने पैसा अगर 1 करोड़ रुपया जमा कराया हुआ है बैंक में, बैंक फेल होने पर आपको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। तो फिर 1 करोड़ रुपया जमा कराया हुआ है, बैंक ने अश्योरेंस दिया हुआ है कस्टमर को कि 5 लाख रुपए आपको जरूर मिल जाएंगे। बोले सर मैंने 50 करोड़ जमा कराए थे, 5 लाख रुपए जरूर मिल जाएंगे। बोले ये क्या चल रहा है? एग्जैक्टली बैंक के फेल होने पर जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो इसी बात की कि आपको रिटर्न जो पैसा मिलता है वो केवल 5 लाख ही मिलता है। एफडी आपने कितनी की ही करा रखी हो, लेकिन भारत सरकार की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके तहत ये प्रावधान किया हुआ है कि बैंक फेल होने पर ग्राहक को, जिसने पैसा जमा कराया है, उसे अधिकतम कितना धन मिलेगा, तो जवाब है 5 लाख। एक व्यक्ति ने कहा सर मैंने तो 5 लाख ही जमा करा रखा था, तब? बोले तो 5 लाख मिल जाएगा। सर मैंने 4 लाख जमा करा रखा था, तो क्या 5 लाख मिल जाएगा? नहीं साहब, 4 लाख जमा कराया था तो 4 लाख ही मिल जाएगा।
ओके, इसका मतलब एक थॉट और बनती है कि मुझे 5 लाख तक ही निवेश कराना चाहिए। भाई ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपको बात ही बातों में दो तीन बातें पता चल गई कि एफडी के अंदर पैसा बैंक लेती क्यों है, क्योंकि वो किसी और को लोन देना चाहती हैं। बैंक से अगर हमें डर है कि ये पैसा डूब ना जाए तो क्या तरीका है। देखो, बैंक देश में जितनी भी चल रही हैं, आरबीआई के द्वारा लाइसेंस लाइसेंस से वाली बैंक ही हमारे देश में बैंक का नाम लगा पाती हैं। बैंक, कोई भी रास्ते चलता आदमी बैंक शब्द लिख कर खड़ा नहीं हो जाएगा। कल को मैं की बातें बाजार की बैंक ऐसे नहीं कर सकता, है ना। तो बैंक आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड ही होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो बोले सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, ऐसे आरबीआई द्वारा। और आरबीआई तो बहुत तरीके से, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करती है चीजों की। तो लोगों ने क्या समझदारी लगाना शुरू किया, यार 5 लाख रुपए ही मैं तो इसी फंड में डालूंगा। तो तरीका क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एफडी में जब पैसा निवेश कर रहे होते हैं तो परिवार के 10 सदस्य मान लीजिए, तो 10 के हिसाब से ही 5 5 5 5 लाख डाल दिए, 50 लाख की एफडी हो गई। या फिर 10 10 के एक अकाउंट खुद का दूसरे बैंक में खोल दिया, वहां पर 5 लाख की एफडी करा दी। तो एफडी में निवेश जो है, अगर वो आपको यह डराता है कि मेरा पैसा अगर कहीं लुट गया तो क्या होगा, तो उसका तरीका है इंश्योरेंस तक का पैसा लोग एफडी के अंदर कराकर चलते हैं। लेकिन कुछ तरीका ये भी अपनाते हैं कि सर मैं तो बैंक ही वो चुनूंगा जो टू बिग टू फेल है। हमारे देश के अंदर जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, ये वो बैंक है जिन्हें टू बिग टू फेल कहा जाता है कि ये फेल नहीं होंगी, ये फेल होगी तो देश की इकोनॉमी फेल मार जाएगी, मतलब ये उस लेवल पर पहुंच गए। तो लोग एफडी के अंदर बड़ा अमाउंट जमा कराते हैं, तो कई बार ये सोचते हैं कि वहां चले जाएं। लेकिन उन बड़ी बैंकों के साथ दिक्कत क्या होती है, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि बेटा सुनो, तुम आए ही हमारे पास इसलिए हो क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि हम फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे तो हमें बड़ा होने का घमंड है, और घमंड है तो हम इसका पैसा लेंगे। सुनो बेटा, तुम्हें हम ब्याज 8% नहीं 6.5% ही देंगे, दो तो दो, नहीं मत दो। अब आप सोचते हो 6.5%, महंगाई ही खा जा रही है, 6% तो हमारा, फिर बाकी जो पैसा बच के आएगा उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाथ लेने आ जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि वो जो 6 से 6.5% वाली एफडी होती हैं, वो बेचारे डरने वाले जो लोग होते हैं, बड़ा अमाउंट रखने वाले होते हैं, वो सोचते हैं बड़ी बैंक में जाएं। लेकिन जिन्हें बाजार भी डरा रहा है कि मैं एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहता हूं क्योंकि बाजार मुझे डरा रहा है, वो 5 लाख की एफडी कराना चाहते हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस तो है लेकिन इंटरेस्ट चाहिए 8% से ऊपर का। तो ऐसे हमारे देश में अब आजकल बहुत सी ऐसी नई बैंक्स आई हैं जो आपको 8% के हिसाब से रिटर्न भी दे रही हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको आज के सेशन में देने जाऊंगा, अब देखिएगा। तो कुल मिलाकर जब हम एफडी की बात करते हैं तो एफडी के बहुत तरह से यूज भी हैं। आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए, आपको मान लीजिए स्टॉक में ही निवेश करना है लेकिन आज माहौल सही नहीं है, आप थोड़ा रुक के करना चाहते हैं, उस समय पर वो काम आ सकती है। मतलब आपके कुछ लक्ष्य ऐसे हैं, यार 3 महीने के लिए मेरे को पैसा रखना है लॉक इन करके, फिर बाद में निकालूंगा, तो एफडी इस तरीके से आपके एक अच्छे सुरक्षित विकल्प के रूप में काम आती है। इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी एजेंसी है जो हमको सुरक्षा देती है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जिसके माध्यम से आपको 5 लाख रुपए का अश्योरेंस है कि बैंक अगर फेल मार जाए, डिफॉल्ट हो जाए, तो आपको 5 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ बैंक के नाम बताऊंगा, तो मैं आपको कुछ बैंक्स दिखाता हूं जहां पर आप 5 लाख रुपए तक की अगर एफडी कराते हैं तो आपकी एफडी पूरी तरह इंश्योर्ड है, यानी कि पूरा पैसा मिल जाएगा। इनके पास में वो सारी बैंक्स हैं जो आपको 8%, 7.5% जैसा हाई इंटरेस्ट रेट दे रही हैं। तो अगर आप चल करके इन बैंक्स को देखें, जैसे यहां पर लिस्टेड हैं ये सारी की सारी बैंक गिनती से, आप इनमें अगर इंटरेस्ट रेट देखें 8%, 7.5%, 7.5%, बढ़िया इंटरेस्ट है। जहां पर आप अगर टू बिग टू फेल वाली बैंक में देखेंगे तो वहां इंटरेस्ट रिटर्न थोड़े कम है, क्योंकि उन्हें घमंड है कि तुम ज्यादा पैसा जमा कराने हमारे पास आ सकते हो। लेकिन इनके साथ में क्या है, छोटी बैंक है तो आपको डर है कि अगर कहीं फेल मार जाए तो आप इंश्योरेंस के साथ कि 5 लाख तक तो डूबने देगी ही नहीं सरकार। तो जब डूबने नहीं देगी क्योंकि आपकी पॉलिसी एफडी जो है वो इंश्योर्ड है, तो आप देख सकते हैं ये तमाम बैंक्स हैं जो बढ़िया आपको रिटर्न एफडी के ऊपर दे रही हैं, क्योंकि आपकी जो एफडी है वो डीआईसीजीसी के द्वारा पहले ही प्रोटेक्टेड है, और ये भारत सरकार गवर्न करता है ताकि आपकी एफडी ना टूटे, मतलब आपकी एफडी डूबे ना, पैसे ना डूबे। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 5 लाख तक की एफडी कराकर, क्योंकि आप ढूंढने निकलेंगे कि मैं कौन सी बैंक में जाकर के ढूंढूं, तो यहां पर एक ही जगह पर आपको ये सारी बैंक्स मिल जाती हैं। आप यहां पर जाकर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इस स्टेबल मनी नाम के प्लेटफॉर्म का मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां जाकर आप डायरेक्टली
उन बैंक्स में निवेश कर सकते हैं। और तो और जब आप अपनी एफडी कराएंगे तो ये आपको यहां से प्रॉपर उसकी रिसीट देंगे, और ये अपने पास नहीं रखते इस पैसे को, ये सीधा बैंक में ही भेज रहे हैं। ये आपको एक जगह एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे हैं कि आपको वो सारी बैंक वहां दिख रही हैं। जैसे यहां पर एक सर्वोदय नाम से किसी बैंक का, स्मॉल बैंक के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो वो दिख गया, इंटरेस्ट रेट दिख गई, यहाँ पे उज्जवल एसएफ बैंक करके दिख गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप यहां पर एफडी से बढ़िया रिटर्न ले पाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, यदि आप इन छोटी बैंक्स के थ्रू, या मतलब जैसे छोटी बैंक्स को जहां पे एग्रीगेट किया हुआ है आप यहां जाकर के ढूंढेंगे अगर, तो यहां से अगर करते हैं ना तो आपको रिटर्न्स बढ़िया मिलते हैं। 1.5% तक का रिटर्न किस तरह से मिल जा रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से जो कमर्शियल बड़ी बैंक है वो रिटर्न्स कम दे रही हैं, ये ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। आप पूछेंगे इनको ज्यादा रिटर्न देने का फायदा क्या है? क्योंकि इन्हें अपना चेस्ट बड़ा करना है, इन्हें दिखाना है कि हमारे पास एफडी में ज्यादा पैसा है। इससे क्या होगा, इनको और ज्यादा काम मिलेगा। ये जितना पैसा आपको लेकर आएंगी कम मार्जिन पर काम करेंगी, इनको बड़ा बनने में, इनकी बड़ी ब्रांचेस खुलने में, इनका नाम बड़ा होने में इन्हें सहयोग मिलेगा। हर बैंक शुरुआत में जब भी ओपन होती है तो वो भर भर के एफडी पर इंटरेस्ट दे रही होती है, ताकि लोग उसके ऊपर ज्यादा पैसा देने आए। जब ज्यादा देने आएंगे तो वो ज्यादा लोगों को बांट करके मार्जिन पर खेलेगी। ठीक है, तो मतलब इंडिया के लिए अगर मैं एफडी बुकिंग ऐप की बात करूं तो स्टेबल मनी है, आप जाकर के यहां पर अपने लिए भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। 5 लाख तक का है, इसका मतलब यह है कि आप चाहे 1,000 रुपए से ही एफडी शुरू करें, करा सकते हैं। और इस ऐप को बढ़िया जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा बैक किया हुआ है, आप इस ऐप को चेक कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल बनता है, सर एफडी के अंदर रिस्क भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे पैसा निश्चित समय तक के लिए लॉक हो जाता है, लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप बीच में ब्रेक कर देते हैं तो पैसा आपके, तो आप सारे क्लॉज देख सकते हैं। कुछ जगह पर महीने भर का क्लॉज है, 3 महीने का क्लॉज है, 15 दिन का क्लॉज है, क्या क्या क्लॉज है ना। दूसरा, सर एफडी पर जो रिटर्न्स आते हैं वो म्यूचुअल फंड और गोल्ड से कम आते हैं। रूल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि असल मायने में आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करना सोच रहे थे, आपने कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, ये आपको कौन बताएगा? म्यूचुअल फंड्स में जनरली जब आपको रिटर्न दिखाए जाते हैं तो वो आपको पूरा पिछला रिकॉर्ड निकाल के दिखाते हैं कि 15 साल से इस फंड ने इतना रिटर्न दिया है एनुअल। आप सोचते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें कि बताओ 2025 में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया, तो असल मायने में आंकड़े खुलकर सामने आते हैं, है ना। लेकिन एफडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है अश्योरेंस की, हाँ भाई इतना रिटर्न बोल दिया तो इतना आएगा। और इस रिटर्न में कंपाउंडिंग का बड़ा खेल चल रहा है। मतलब 8% बोला है लेकिन इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, तो 8% बोलकर भी 8% से ज्यादा रिटर्न दे जाती हैं एफडीज। इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपनी बैंक से भी कंफर्म करा सकते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से भी कंफर्म करा सकते हैं। ये बढ़िया अपने आप में पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस गलत हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप एफडी को एज एन अपने लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो यहां पर ये जो मैंने बातें कही हैं इनका महत्व है, आप इन्हें मतलब सोच सकते हैं। दूसरा, एफडी के ब्याज पर टैक्स लगता है क्या? बिल्कुल लगता है भाई। आपका जो आपकी कमाई है, ब्याज की जो कमाई है, उस पर जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट रेट में आप आकर जाते हैं वहां के हिसाब से आपका टैक्स लगता है। तो इसको लेकर कुछ मिथ बनते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि एफडी कम ही रिटर्न देती होंगी। नहीं, एफडी चूज करनी पड़ती है कि कौन सी बैंक अच्छा इंटरेस्ट दे रही है, आप उसके साथ जाइए। एफडी सेफ होती है, बैंक सेफ होती है क्या? जब सरकार खुद गारंटर बनकर खड़ी है तो आपका पैसा 5 लाख रुपए तक तो सरकार ने इंश्योर्ड कर रखा है कि वो वापस मिल जाएगा अगर बैंक फेल भी मारती है तो ऐसे में समझदारी क्या करें? ऐसे में आप बहुत सारे अकाउंट्स में पैसा रख सकते हैं, परिवार के बहुत से सदस्यों के साथ पैसा लगा सकते हैं। और तो और सरकार कई बार जो बड़े उम्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए इंटरेस्ट रेट में कुछ एड ऑन्स फीचर्स भी देती है कि भाई तुम्हें ज्यादा ब्याज पर रिटर्न मिल जाएगा, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप कुल मिलाकर के, अच्छा फिर जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में कि इस पर हम ट्रस्ट कैसे करें, तो देखिए खुद के पास तो ये कोई पैसा रख नहीं रहे, आप एफडी करा रहे हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से बैंक के साथ में फिजिकल, अगर आप चाहते हैं तो फिजिकल एफडी की रिसीट भी आपको बैंक की आपके पास भेज देंगे। तो ये केवल एग्रीगेटर हैं, जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह से सोचते हैं कि वहां से सामान खरीदते हैं, ऐसे ही आप इनके प्लेटफॉर्म से एफडी खरीद रहे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म की तरह से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल बनता है कि अ, जब हम बात कर रहे हो एफडी की, तो इस समय पर एफडी के पीछे का क्या लॉजिक है? तो देखिए बैंक कितना परसेंट पर आपको ब्याज देगी ये तय होता है बैंक को आरबीआई ने कितना परसेंट पर ब्याज दिया हुआ है रेपो रेट के माध्यम से। तो जब बैंकों को ज्यादा पैसे ब्याज पर धन मिला है आरबीआई से, तो वो ज्यादा ब्याज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ज्यादा ब्याज वसूलती हैं लोन देने में, और आपके साथ भी ब्याज के केस में वही सेम खेला खेलती हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि भारत का बाजार चूंकि जिस तरह से अभी डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है, तो एफडी के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जा रहा है ताकि लोग सेविंग की तरफ बढ़ें,
बाजार के अंदर महंगाई का स्तर ना आ जाए, ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो डिमांड्स इंक्रीज होंगी, तो कहीं उससे महंगाई ना आ जाए, तो इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बेस्ट एफडी रिटर्न चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझें कि जिस भी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडी में, वहाँ कंपाउंडिंग, मैं बार-बार 3-4 बार बोल चुका हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। कंपाउंडिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा कि वो 3 महीने में ही कंपाउंडिंग चक्रवर्ती तरीके से। एक तो होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है कि मैंने आपको कह दिया कि 8% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, तो 8% का ब्याज मिलेगा, सालाना के हिसाब से मिलेगा। 100 रुपए के ऊपर 8 रुपए, 108 बन गया। अगले साल फिर इस 108 पर फिर आपको 100 रुपए के मतलब 8% के हिसाब से मिलेगा, या फिर 108 की जगह 100 रुपए पर अगली बार फिर से 8 मिलेगा। 100 रुपए पर 8 मिल रहा है, साधारण इंटरेस्ट चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि 100 पर 8%, फिर अगली बार 108 पर 8%, फिर जो बन के आया उस पर 8%। ये कंपाउंडिंग हुई चक्रवर्ती। इसमें भी बैंक क्या करती है, 3 महीने के अंदर कंपाउंडिंग कर दे रही है। यानी कि 3 महीने का जो ब्याज बना उसका कंपाउंडिंग हुआ। तो 3 महीने का ब्याज बना मान लीजिए 2 रुपया, तो 102 हुआ। 102 के ऊपर, मिश्र धन के ऊपर फिर 8% इंटरेस्ट। इस तरीके से आपकी बैंक में कंपाउंडिंग होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे कमाई बढ़ती है, ठीक है। फैमिली के साथ में आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एफडी को लैडर कर सकते हैं कि इस महीने में इतनी कराऊंगा, 12 महीने बाद में जब ये पूरी होगी तब ये उस समय पैसा मिलेगा जब मुझे विदेश घूमने जाना है, या फिर मुझे मेरी बाइक खरीदनी है, या शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। आप लैडरिंग कर सकते हैं, है ना। इमरजेंसी के हिसाब से फंड को आप मैनेज कर सकते हैं। बस ये कुछ टिप्स हैं। तो सवाल बनता है कि साहब ये बताइए कि मैं एफडी क्यों चुनूं? मैंने कहा भाई, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं निवेश के, उनमें से एफडी एक ऑप्शन हो सकता है। उस ऑप्शन के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे कैसे चीजें देखकर आप एफडी से बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाकर स्टेबल मनी को एक बार चेक कर लीजिए। धन्यवाद।